चलो आज हम बात करने वाले हैं जनन के बारे में। इसे हम लाइटली पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, या तो आपको फूल में जनन का पूछ देगा या फिर मानव जनन, ठीक है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा, ये वाला क्वेश्चन बना के दे दिया, परिवार नियोजन क्या है, जनसंख्या विस्फोट पे आप कैसे रोक लगा सकते हैं, है ना, किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को हम रोक सकते हैं। ये बहुत अपने आप में ना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए। जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, वही हम पढ़ने वाले हैं। हम शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हमें नहीं बनाना, हमें शॉर्ट बनाना, हमें पूरे चैप्टर को कवर करना है। पुष्प तक हमें कवर करना है। अगले वीडियो में हम तुरंत समझेंगे, जस्ट इसके बाद आपको दूसरा वाला वीडियो अपलोड होगा, उसमें हम जानेंगे किसके बारे में, तुरंत हम जानेंगे मानव में किस प्रकार से जनन होता है। तो पुष्प और मानव, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, ठीक है, हमें जल्दी करना है। तो बात करते हैं जनन। जनन क्या होता है? आप देखते हैं नॉर्मली व्यक्ति के या किसी जीव की उम्र, मनुष्य की बात करें तो नॉर्मली जो माना गया है औसतन व्यक्ति कितने दिन तक जिंदा रहता है? मनुष्य 60 से 70 साल। पहले 100 साल हुआ करता था, अब वो बहुत मैक्सिमम है ना, वो खान पान पे, वातावरण पे बहुत ज़्यादा मतलब वातावरण से ज़्यादा वो प्रभावित हो गया, जिसकी वजह से उम्र इंसानों की कम हो जाती है। वो होते होते कम होती जाएगी, ये कम होती जाएगी, क्योंकि हमारा खान पान बहुत मायने रखता है हमारे जीवन के लिए। फिलहाल बात हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं जनन। आप देखते हैं सामान्यतः किसी जीव की जो उम्र होती है वो 60 साल, 70 साल, 80 साल। आपके अगल बगल जो पेड़ होता है उसकी उम्र होती है, कोई होता है 100 साल का, कोई 150 साल का। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि आखिर ये हम आम कब का है? कब से आम चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है? आपके बाबा ने आम देखा था, आपने देखा, आपके पोती पोता, मतलब हमारे आने वाली भावी पीढ़ियां भी क्या करेंगी? आम को देखती जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है कि आम खत्म क्यों नहीं होता, या मनुष्य पृथ्वी से खत्म क्यों नहीं होता? कोई भी जाति पृथ्वी से पूरी तरह से समाप्त क्यों नहीं होती? क्या रीजन है? तो वो रीजन है जनन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान जीव को क्या करता है? जन्म देता है। हर जीव अपने समान जीव को क्या करता है? जन्म देता है, ताकि उसका अस्तित्व, उसकी जाति वातावरण में, पर्यावरण में, पृथ्वी पर बनी रहे। जैसे जो जीव जनन नहीं करेगा, धीरे धीरे उसकी पूरी जाति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? तो हम बात करने वाले हैं जनन के बारे में। तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना, प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्यों करता है कोई जनन? तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं, ठीक है। जनन कितने प्रकार का होता है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले समझ जाएंगे विभिन्नता। हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी जीव, हमारे आसपास जितने भी जीव पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से किसी न किसी गुण में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। हमारे आसपास, या यूं कहें एक ही जाति के जीव, एक ही जाति के जीव एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। एक जाति का मतलब जैसे मानव, हमारी जाति क्या है? मानव। तो मानव जाति के जो लोग हैं, अब हम कमरे में जितने लोग बैठे हैं सभी एक दूसरे से किसी न किसी चीज में भिन्न हैं। एक ही जाति के जीव जब एक दूसरे में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। एक ही जाति के जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं क्या कहलाती हैं? विभिन्नता कहलाती हैं। जरूरी भी है विभिन्नता। अगर विभिन्नता सभी जीव एक जैसे होंगे तो उन्हें पहचानना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो विभिन्नता क्या होती है? तो एक ही जाति के जीवों में पाई जाने वाली असमानता को हम क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। जनन, प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, ताकि वो अपने अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखे। पॉइंट क्लियर हुआ ना यहाँ तक? अगला टॉपिक समझते हैं। बात करते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव कितने तरीके से जनन करते हैं? तो 2 तरीके से। कैसे करते हैं भाई? हम जानते हैं शारीरिक बनावट के आधार पे कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें हर कार्य के लिए, हर काम को करने के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। जैसे हम अपनी ही बात कर ले, मनुष्य की ही बात कर ले, तो खाना खाने के लिए, खाना को उठा के मुंह में डालने के लिए हाथ है ना, उसे पीसने के लिए दांत है, खाना मिलाने के लिए जीभ है। अलग अलग अंग पाए जाते हैं अलग अलग कार्य के लिए। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनका निर्माण केवल एक ही कोशिका से हुआ है। तो जब एक कोशिका से हुआ है तो उनके पास कोई अंग तो है नहीं, तो वो कैसे करेंगे? कोई भी क्रिया वो कैसे करेंगे?
जैसे जनन ही करना है तो भाई उनके पास कोई अंग तो है नहीं, कोई जनन अंग तो है नहीं, तो वो जनन कैसे करेंगे? क्योंकि हर जीव चाहता है कि उसका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे, है कि नहीं? हर जीव चाहता है भाई अपना अस्तित्व बनाए रखे। तो उसके लिए क्या है, जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जीव, जब एकल जीव, ऐसा जीव जो क्या है, अकेला होता है, मतलब अकेला का मीन जिसके पास केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, वो कैसे जनन करते हैं, ठीक है? तो होता है अलैंगिक जनन। एकल, ज़्यादातर एकल जीव, जो जीव अकेले होते हैं, जिनकी एक कोशिका होती है, वो ज़्यादातर अलैंगिक जनन करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ विधियों के बारे में अलैंगिक जनन में। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि ये ना केवल कक्षा 10 बल्कि ये कक्षा 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कक्षा 12 में भी ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, बार बार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप मॉडल पेपर उठा के देखो, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है? फिलहाल बात करते हैं जनन के प्रकार की। तो जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। जब एकल जीव या जब कोई एकल जीव किसी संतान की उत्पत्ति करता है, अकेले स्वयं कोई जीव किसी संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। और जब दो युग्मक, दो जीव मिलकर किसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, दो अलग अलग लिंग वाले जीव आपस में मिलकर क्या करते हैं, किसी नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, वो कहलाता है लैंगिक जनन। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ तक बात समझते हैं अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में। तो पहली विधि है विखंडन। नाम से ही लग रहा है विखंडन मतलब टूटना। उसके अंदर हम दो तीन, है ना, इसके अंदर हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला होता है द्विखंडन। पहला होता है द्विखंडन, नाम से लग रहा है द्विखंडन। देखिए अलैंगिक जनन, जब कोई एकल जीव उत्पत्ति करे, कोई अकेला ही जीव किसी संतान की उत्पत्ति करे, तो वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। कितने तरीके से करता है? तो सबसे पहले क्या करता है, वो अपने शरीर को तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। लेकिन वो कितने तरीके से तोड़ता है? 3 तरीके से तोड़ता है, एक द्विखंडन, एक बहुखंडन, एक खंडन। इसका एग्जाम्पल्स पूछा जाता है। द्विखंडन, जब कोई जीव, द्वि का मतलब दो, जब कोई जीव अपने ही शरीर को दो समान भागों में तोड़कर किसी नए जीव की उत्पत्ति करता है, वो कहलाता है अलैंगिक जनन का कौन सा? द्विखंडन। द्विखंडन, जब कोई जीव अपने ही शरीर को दो समान भागों में तोड़ देता है, वो क्या कहलाता है? द्विखंडन। सबसे पहले क्या टूटता है? तो सबसे पहले टूटता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक टूटता है, जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। केंद्रक अलग किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। समझिए, अमीबा का ये केंद्रक पहले दो बराबर भागों में टूटेगा, फिर ऐसी संरचना बनेगी, ठीक है? ऐसी वाली, मतलब दो अलग अलग बनेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एक केंद्रक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ, फिर दो अलग अलग जीव की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। ये अमीबा में होता है। द्विखंडन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। कैसे होता है? जब कोई एकल जीव, जब कोई अकेला ही जीव अपने ही शरीर को दो समान भागों में तोड़कर क्या करता है? किसी नए जीव की उत्पत्ति करता है, तो उसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन के विखंडन विधि का ये द्विखंडन का उदाहरण है। अगर आपसे पूछेगा द्विखंडन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब कोई जीव अपने ही शरीर को दो समान भागों में तोड़कर किसी नए जीव की उत्पत्ति करता है, तो उसे हम द्विखंडन बोलते हैं। दो भागों में तोड़ेगा। पॉइंट याद रखना, किस में पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है अमीबा में। पॉइंट जरूर याद रखना, किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। अगला टॉपिक समझते हैं भाई, बहुखंडन। बहु मतलब हिंदी में एक वचन, इसके बाद बहुवचन। तो जब कोई जीव अपने शरीर को दो भागों में तोड़ दिया भैया, तो वह द्विखंडन। बहुखंडन में क्या होता है? जब जीव के शरीर में जितने खंड पाए जाएं, हर खंड एक नए जीव की क्या करता है? हर खंड एक नए जीव की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। उसे हम बोलते हैं बहुखंडन। समझते हैं बात को, ठीक है? देखिए, जब कोई जीव अपने ही शरीर को क्या करता है? कई बराबर भागों में तोड़कर नए जीव की क्या करता है? उत्पत्ति करता है, उसे हम बोलते हैं बहुखंडन। पॉइंट समझना थोड़ा सा आपकी बुक से एक बार, ठीक है? दैट्स अ गुड। ठीक है, बात करेंगे हम किसके बारे में?
बहुखंडन के बारे में। बहुखंडन में क्या होता है, जब कोई जीव अपने शरीर को क्या करता है, कई भागों में तोड़ तोड़ के नए जीव की क्या करता है, उत्पत्ति करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बहुखंडन। किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है ईस्ट में। एग्जाम्पल पे सारा कॉन्सेंट्रेट आपका होगा, सारा ध्यान आपका कहाँ होगा, केवल एग्जाम्पल पे। अगर आपको एग्जाम्पल्स याद हैं, अगर आपको उदाहरण याद है, तो परिभाषा थोड़ी मोड़ी अटपटी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, खंडन की बात करें, खंडन का मतलब जब किसी जीव का प्रत्येक, मतलब किसी जीव के शरीर को जितने भागों में काटा जाए, किसी जीव के शरीर को जितने भागों में या किसी जीव के शरीर में जितने खंड पाए जाएं, प्रत्येक खंड एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं खंडन। पाया किस में जाता है, स्पाइरोगायरा में। किसमें, स्पाइरोगायरा में। पूछा जाएगा स्पाइरोगायरा कौन सी विधि से जनन करता है, तो खंडन द्वारा। अमीबा कैसे करता है, तो द्विखंडन द्वारा। ईस्ट कैसे करता है, बहुखंडन द्वारा। समझ गए, बीजाणु जनन के नाम से भी इसे जाना जाता है। कैसे आगे हम समझेंगे बीजाणु जनन में, तो ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। जब कोई जीव अपने शरीर को दो बराबर भागों में तोड़ के जनन करता है, तो वो द्विखंडन जैसे अमीबा। बहुखंडन कई सारे भागों में तोड़ के जनन करता है, नए नए। जनन का मतलब उत्पन्न करना, पॉइंट याद रखना। जनन का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न करना। क्या होता है, उत्पन्न करना। ठीक है, पॉइंट समझिए। और बहुखंडन कौन करता है, ईस्ट। खंडन जब कोई जीव के शरीर का जितना भाग होता है, जितने कट होते हैं, जितने खंड होते हैं, हर खंड एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, तो वो क्या कहलाता है, खंडन विधि। कौन करता है, स्पाइरोगायरा। मुकुलन, ठीक है, बहुत विस्तार से मैं नहीं पढ़ना, लाइटली ही पढ़ेंगे। मुकुलन में क्या होता है, जब कोई जीव, इसमें क्या होता है, मुकुल माने कली, इसमें जीव के शरीर से एक कली निकलती है। यहाँ छोटा छोटा समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं पढ़ना। इसमें जीव के शरीर से एक छोटी सी कली निकलती है, ये कली निकली और ये धीरे धीरे क्या होगी, ज़मीन को टच करेगी और तब तक पोषण मात्र कोशिका से, मात्र पौधे से तब तक पोषण देती रहती है जब तक कि ये विकसित नहीं हो जाती। और जैसे ही ये विकसित हो जाएगी, ये मात्र कोशिका से, मात्र पौधे से अलग होकर एक नए पौधे के रूप में क्या करेगी, विकास करेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। याद जरूर रखना, पूछा जाता है मुकुलन कौन करता है, तो हाइड्रा। मुकुलन वाला जनन कौन सा जीव करता है, तो कौन करता है, हाइड्रा करता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अगला टॉपिक समझते हैं, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का अर्थ होता है, पुनरुद्भवन मतलब दोबारा पैदा होना या दोबारा जन्म लेना। जब कोई जीव या किसी जीव के शरीर को जितने भागों में काटा जाए, पुनरुद्भवन जैसे आप देखते हैं पेड़ की डाल को काट देते तो नई डाल आ जाती है, हमारा हाथ कट जाता है, नया हाथ नहीं आता है ना। हम लोगों के शरीर में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ पाई जाती है, लीवर में। सबसे कम कहाँ होती है, तो वो होती है मस्तिष्क में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मनुष्य के शरीर के किस भाग में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, तो वो होता है लीवर यानी कि यकृत। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, तो वो होता है मस्तिष्क। इसी वजह से मस्तिष्क में किसी को चोट लगता है तो व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं होता, मर जाता है, कोमा में चला जाता है, लेकिन जीवित शायद इन रेयर केस में हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा गहरी चोट लगी हो तो। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, दोबारा उत्पन्न होना। जब कोई जीव या जीव के शरीर को जितने भागों में हम काटें, यानी नहीं, ऐसा नहीं कि मिक्सर में पीस दें, कहेंगे बहुत ज़्यादा जीव होगा ना, काटना है। जितने किसी जीव के शरीर को जितने भाग में काटा जाए, हर भाग एक नए जीव की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। किसमें पाया जाता है पुनरुद्भवन, तो पुनरुद्भवन पाया जाता है प्लेनेरिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जीव के अंदर सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अपार क्षमता पुनरुद्भवन की होती है, तो वो किस में होती है, प्लेनेरिया में। नाम जरूर याद रखना। तो प्लेनेरिया, पुनरुद्भवन कौन करता है, प्लेनेरिया करता है। तो सबसे ज़्यादा, हालांकि हाइड्रा में भी ये होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है, प्लेनेरिया में होती है। समझ गए, मतलब प्लेनेरिया को जितने भागों में डिवाइड करेंगे, हर भाग एक नए जीव की क्या करेगा, उत्पत्ति करेगा। समझ गए बात को ना। अगला टॉपिक, बीजाणु। समझ जाओ, बीजाणु किस में पाया जाता है, बीजाणु क्या होता है,
कि जब किसी जीव के शरीर में जो बीजाणु बनते हैं वो एक जगह से उड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ बबूल रहता है, बगल में बबूल, सामने वाले के खेत में बबूल, यहाँ बबूल, वहाँ बबूल, यहाँ बबूल, वहाँ, मतलब बहुत सारा बबूल हो जाता है। तो वो बीजाणु उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बबूल एग्जाम्पल है, आप कतई नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बीजाणु उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और नए जीव की उत्पत्ति करते हैं उसे बोलते हैं बीजाणु जनन। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। नाम जरूर याद रखना, एग्जाम्पल पे सारा ध्यान आपका होगा। विखंडन में द्विखंडन कौन करता है? अमीबा। बहुखंडन कौन करता है? इष्टखंडन कौन करता है? स्पायरोगायरा। मुकुलन कौन करता है? हाइड्रा। पुनरुद्भवन कौन करता है? प्लेनेरिया। कायिक वाला बीजाणु जनन कौन करता है? तो पेनिसिलियम। एग्जाम्पल सभी समझेंगे। आगे टॉपिक समझते हैं कायिक जनन। अब बात करेंगे पौधे के उस भाग के बारे में, कायिक जनन। जब किसी जीव या जब पौधे के किसी भी भाग, क्योंकि हम पुष्प का लगभग पौधे का ही समझ रहे हैं सब, है ना। जब पौधे के किसी भी भाग यानी कि जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा किसी नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम बोलते हैं कायिक जनन। उसे क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोलते हैं। कायिक जनन दो तरीके का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। मतलब वह जनन जो मानव द्वारा करवाया जाता है वो कहलाता है कृत्रिम कायिक जनन, और दूसरा वह होता है जो स्वतः होता है, मतलब जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा होता है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। कैसे होता है प्राकृतिक जनन? तो जड़ द्वारा। यहाँ से एग्जाम्पल समझेंगे कि जब जड़ द्वारा किसी नए पौधे की उत्पत्ति होती है तो उसे वो जड़ द्वारा, भाई जड़ द्वारा यहाँ पूछा जाता है वह कौन सा ऐसा पौधा है जिस जड़ से नए पौधे की उत्पत्ति होती है? तो याद रखेंगे सतावर। नाम याद रखना, सतावर और डहेलिया। ठीक है। अगर तना की बात करें तो तना से कौन कौन पौधा हम बना सकते हैं? गुलाब बना सकते हैं। ज़्यादातर दुधारू, वे पौधे जिनमें दूध पाया जाता है वो ज़्यादातर तने के द्वारा उनसे नए, जैसे आप देखिए गूलर, पाकड़, बरगद, इनकी डाल को काट के आप लगाएंगे तो लग जाता है। लग जाता कि नहीं लग जाता? क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें तना द्वारा कायिक प्रवर्धन हो जाता है। पत्ती के द्वारा, ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्ती के द्वारा कौन सा पौधा जनन कर सकता है, नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है? तो उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम, और दूसरा आप जानते हैं अजूबा। दूसरा अजूबा। एग्जाम्पल पे सारा ध्यान होगा। ठीक है। परिभाषा, अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो परिभाषा आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बात करेंगे प्राकृतिक में, तो प्राकृतिक का मतलब जब कोई जीव जड़, तना, पत्ती के द्वारा क्या कर सकता है? जनन करके नए पौधे की उत्पत्ति करता, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखो, जड़ तो समझ में आ गया। तना कई प्रकार के होते हैं। तना दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवी तना, एक होता है अर्धवायवी तना। मैं आपको लाइटली समझा रहा हूँ। कौन कौन सा तना? वायवी तना, अर्धवायवी तना। आप आम, बरगद, पीपल ये सब देख रहे हैं, इनका तना कैसा है? वायवी तना है। कुछ ऐसे होते हैं जो अर्धवायवी में आते हैं, जैसे दूब, घास वगैरह, उनका आधा तना ऊपर होता है, फिर बीच में कहीं टच होता है, फिर उठा हुआ आता है, फिर टच होता है। तो वह तना जो पूरी तरह से हवा में है, जैसे आम, बरगद का देखते हैं ना, ऊपर डाल रहती है, वो ऐसे डाल सीधी रहती है, तो ये कहाँ है? वायु में है ना, हवा में। तना कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वायवी तना है ना, अर्धवायवी तना। ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, अब तीसरा अगर हमें समझना है तो और समझ लो, वायवी तना, अर्धवायवी तना और भूमिगत तना। स्पेशली आपको केवल दो याद करना है, वायवी तना और भूमिगत तना। ठीक है। लेकिन आप अगर तीनों चाहें तो तीनों याद कर सकते हैं, वायवी तना, अर्धवायवी तना और भूमिगत तना। भूमिगत तने के अंतर्गत कौन कौन सा तना आता है? देखो, वायवी में पीपल, बरगद सब में आता है। अर्धवायवी की बात करें, धूप, घास की बात करें, है ना, तो ये धूप व घास जो होती है उनमें देखते हैं ना, एक जगह लगा, यहाँ से आप उखाड़ते हैं तो लंबी सी घास निकल के आती है, तो एक जगह तना लगा होता है, फिर बीच में उठा हुआ होता है, फिर लगा हुआ होता है, फिर मतलब जगह जगह जड़ें पाई जाती हैं ना उसमें। आप गेंदा के फूल में भी देखते हैं जगह जगह से वो अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, है ना, वो अर्धवायवी वाले में आती हैं। फिलहाल बात करेंगे, जड़ समझ में आ गया। तना तीन प्रकार का, वायवी, अर्धवायवी और भूमिगत। भूमिगत में कितने प्रकार के तने हैं देख लीजिए। हम आलू को जानते थे अभी तक, है ना, हमने, हालांकि इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो जो आलू होता है वो जड़ है कि तना, ये क्वेश्चन बहुत सालों से पूछा जा रहा है आपसे। आपके लोकल लोग या आपके आसपास के लोग ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आलू जड़ है कि तना, तो आलू क्या है? तना है। तने की सबसे आसान पहचान मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि तने की सबसे आसान पहचान क्या होती है कि तने पे गांठें पाई जाती हैं। जिस पे गांठें पाई जाएंगी वो तना होगा। क्लियर है पॉइंट? आगे समझते हैं। बात करेंगे हम किसके बारे में? कंद के बारे में। ठीक है।
कंद क्या होता है? कंद जिसमें ज़्यादा खाया जाने वाला भाग होगा वो क्या होगा? कंद। इसका एग्जाम्पल क्या है? आलू और उसको क्या बोलते हैं? आड़ू बोलते हैं, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे? सूरन, जिसको गांव में हम बोलते हैं। ठीक है, हम गांव वाली लैंग्वेज में सूरन खाते हैं कि नहीं खाते? जो ये काटता है, गला काटता है कि नहीं, वो सूरन। ठीक है, कंद जिसमें ज़्यादा खाया जाने वाला भाग है वो कंद। प्रकंद के अंतर्गत आता है शकरकंद। ठीक है, प्रकंद के अंतर्गत कौन आता है भैया? शकरकंद आता है। जबकि अगर हम बात कर ले जिसको आप अदरक बोलते हैं, घनकंद की बात करें तो अरबी, जिसको अरुई बोलते हैं, जिसका रिकवच उकवच गांव में बनता है। ठीक है, अरबी। अगर हम बात करें सल्ककंद की, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाए। अगर एक और एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँ तो प्रकंद का मतलब क्या होता है? जिसका कोना ऐसा हो, हल्दी देखे ना, जिसका कोना ऐसे है ना, उल्टा ए जैसा हो, या ग्रेटर देन लेस देन आप बनाते हैं ना, बनाते हैं। अगर उसका कोना ऐसा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? प्रकंद है। अगर उसका है ना, उसका सी टाइप का, अगर सी टाइप का हो तो वो क्या है? प्रकंद है। ऐसे कोना निकला हो, कोना है ना, चुभाने वाला निकल जाए तो वो क्या होगा? घनकंद होगा। ठीक है, और सल्ककंद की बात करें तो जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाए, जैसे आप देखते हैं लहसुन और प्याज किसकी कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं सल्ककंद के कैटेगरी में। तो आलू जड़ है कि तना? आलू क्या है? तना। अब देखो, अगर यहाँ हमें समझना क्या है कि आलू को हम कैसे बोते हैं? कंद के रूप में। तो आलू तना है, तो तने द्वारा नया पौधा बना कि नहीं बना? आलू का पौधा बन जाएगा। अरबी की बात करें, है ना, आधी अदरक को कर देंगे, नहीं देखते, कहते हैं आँखा निकल गया, तो वो आँखें हैं, उसको ज़मीन में गाड़ देंगे तो नया अदरक का पौधा हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं? अरबी देखते हैं, बहुत थेथर टाइप का पेड़ होता है ना, उसको आप खोद के फेंक देंगे तो 2-4-10 दिन के बाद फिर देखेंगे थोड़ा सा निकल जाता है, क्योंकि कुछ भी अंश उसका रहेगा तो वो नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, कायिक जनन कर लिया, तना के द्वारा, याद रखेंगे वो तना है। सल्ककंद, लहसुन जानते हैं कैसे बोई जाती है? प्याज देखते हैं ना गांव में, जब थोड़ा सा आँखा निकल जाता तो जबरदस्ती जाके जगह जगह गाड़ देते हैं, फिर उसका साग खा जाएंगे, फिर पीएचडी और नमक खा जाएंगे। गजब चालाक होते हैं किसान, एक्चुअल में बहुत चालाक आदमी है ना। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? आगे बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए ये है और ये है, ये दोनों बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गुटी लगाना क्या होता है? कक्षा 12 वालों के लिए भी है, कक्षा 10 वालों के लिए भी है, क्योंकि आप कक्षा 12 में भी देखेंगे तो गुटी लगाना दिया हुआ है और आप में भी दिया हुआ है। ठीक है, बात करेंगे हम कृत्रिम कायिक जनन की। वह जनन जो मानव द्वारा करवाया जाता है। पहला होता है कलम लगाना। कलम का मतलब किसी पेड़ की डाल को, है ना, सी टाइप का, थोड़ा सा तिनकुन्ना टाइप का काट के जमीन में गाड़ देंगे और नया पौधा, जैसे गुलाब देखते हैं ना, कलम के द्वारा लगाई जाती है। बरगद, पीपल, मैंने आपको बताया ना, दुधारू वाले जितने काट के लगाइए, नया पौधा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम या कलम, उसे बोलते हैं कलम लगाना। अरे भाई ऐसे होता है, इसको हम ऐसे तिरछे काट देंगे, कलम जैसा बना देंगे और इसको ज़मीन में गाड़ देंगे, ये नया वाला पौधा। यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी लगा देंगे, नया पौधा बन गया। कलम लगाना। दाब लगाना में क्या किया जाता है? तो दाब लगाने में जैसे कोई पेड़ होता है, जैसे आप करके देख सकते हैं, वे पौधे जो बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, लंबे समय के बाद फल फूल लगता है, तो उनकी कोई डाल होती है। देखिए ये कोई डाल है, ये मान लेते हैं, चलिए ये पेड़ है, ये नीचे जड़ें हैं, ये कोई डाल निकली, तो इस डाल को हम क्या करेंगे? ज़मीन में थोड़ा सा दबा देंगे। ठीक है, पेड़ थोड़ा कमज़ोर टाइप का है। ठीक है, अब देखो ये डाल निकली हुई है, इस डाल को हम क्या करेंगे? ज़मीन में थोड़ा सा दबा देंगे, और जब दबा देंगे तो यहाँ से ये ज़मीन के इसके नीचे क्या हो जाएंगी? जड़ें निकल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से इसको काटेंगे और ये वाला नया पौधा निकाल के जाके लगा देंगे। तो ये हो गया दाब लगाना। ठीक है, आगे समझेंगे गुटी लगाना। गुटी लगाना मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इसमें क्या किया जाता है कि पौधे की किसी डाल, ये कोई डाल है, 2 डालें हैं, ये वाली, एक ठो ये। ठीक है, पेड़ थोड़ा गड़बड़ कंपनी का है। ठीक है, गुटी लगाने में क्या किया जाता है? मान लेते हैं इसी डाल पे हमें गुटी लगाना है, तो हम क्या करेंगे? इस डाल को थोड़ा सा छील देंगे। डाल को क्या करेंगे? छील देंगे, और इस यहाँ छील के सूती वाला बोरा, अच्छा, मिट्टी थोड़ा सा लपेट के छीलने के बाद, जब पेड़ की छाल को हम क्या करेंगे? छील देंगे। छीलने के बाद उस पर मिट्टी का लेपन करेंगे, उस पर सूती वाला बोरा लपेटेंगे, सूती वाली रस्सी से बांध देंगे। उसके ऊपर वाली डाल पे हम एक ठो मटका लटकाएंगे, मटका में छोटा सा छेद करेंगे, वहाँ से पानी बूंद बूंद करके कहाँ गिरेगा? ये बोरे के पास गिरेगा। लगातार नमी बनी रहने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगी? जड़ निकल जाएगी, और फिर बाद में यहाँ से इसे काट देंगे। अभी यहाँ से मत काट देना, कोई मतलब ही नहीं होगा। समझ रहे? कहाँ से काटेंगे? पीछे से काटेंगे, तब ना जड़िया साथ में जाएगी। यहाँ से काट देंगे, इसे लेके ज़मीन में लगा देंगे, नया वाला पौधा तैयार।
ये हो गया गुटी लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे करना समझ में आ गया कि नहीं? करना क्या है, पहले पेड़ की किसी नीचे वाली डाल को हम छील देंगे, उसके तना को थोड़ा सा क्या करेंगे, छाल को छील देंगे, उस पर मिट्टी लगा देंगे। नॉर्मली होता है ना, हम अपने को खुद चोट लगती है तो खुद ही मिट्टी लगाते हैं, है ना। कभी जब चोट लगे तो कभी मिट्टी वगैरह ना लगाएं, स्पिरिट वगैरह रखे रहिए, फर्स्ट एड की जितनी चीज़ें हैं वो सब रखा करें। मिट्टी लगाएंगे तो जितना आपको उस कटने से तकलीफ नहीं उतना, क्योंकि एक मुट्ठी बैक्टीरिया उठाएं, अगर एक मुट्ठी मिट्टी उठाए तो करोड़ों बैक्टीरिया आपके हाथ में हैं और ले जाके ज़बरदस्ती वहाँ ठूस रहे हैं, कटे उटे, है ना, नहीं लगाएंगे। आगे बात करेंगे किसके बारे में, गुटी लगाना। तो करना क्या होता है हमें कि डाल को छील देंगे, उसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे। तो मिट्टी लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा के, थोड़ा सा है ना, वो सूती वाला बोरा होता है ना जिसमें आलू भर के आता है, प्याज वाला मत लगा देना, कोनो मतलब नहीं है ना, आलू वाला जो सूती टाइप का होता है ना, सुतरी का जो बना हुआ होता है, उसको लपेट देंगे, उसको थोड़े से उसी वाली रस्सी से बांधेंगे, बांध के उसके ऊपर क्या करेंगे, एक मटका लटका देंगे और मटका में छेद ऐसा करेंगे कि पानी बराबर बूंद बूंद करके इसी पे गिरता रहे। जैसे आप देखते हैं सावन के महीने में शिवलिंग के ऊपर पानी गिरता है ना, बूंद बूंद करके गिरता कि नहीं गिरता, ठीक उसी प्रकार से उसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिरेगा, उस बोरे में शीतलता नमी बनी रहेगी, वहाँ से जड़ें निकल जाएंगी और बाद में इस जड़ को हम क्या करेंगे, काट के एक नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला टॉपिक समझते हैं, कलिकारोपण। कलिका मतलब कली, आप देखते हैं सफ़ेदा वफेदा काट देते हैं कि नहीं काट देते हैं? अरे भाई एकदम वो नहीं समझ में आ रहा तो एकदम ठेठ में समझो, धान उन देखते हो कि नहीं देखते हो, रोपाई है ना, क्या करते हैं, मुझे छीड़ देते हैं पहले धान को, पहले क्या करते हैं, जिसको कहते हैं गांव में बेहन डालना है, क्या करना है, बेहन डाल देंगे भैया, ठीक है, बेहन डाल, अरे भाई नहीं तो डलिया को थोड़ा सा काट देंगे, नहीं देखते हैं जब सफ़ेदा वफेदा कट जाता है तो नया वाला पौधा निकल जाता है, जगह जगह से निकल जाता है ना, तो उस जो कली निकलती है उसको ले जाके कहीं रोप दो, लगा दो, बिया उखाड़ के ले जाके लगा देते हैं। नर्सरी वाला नहीं होता है, उसको नर्सरी बोला जाता है, जब एक बार कोई चीज़ बो के फिर उखाड़ के दोबारा लगाया जाए। जैसे आपके घर जब फूल जाता है नर्सरी से तो क्या करते हैं, उसे पहले एक बार बोया जाता है, फिर वहाँ से उखाड़ा जाता है, फिर लगाया जाता है, वो तो वो रोपण, कलिका रोपण की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कायिक जनन से क्या लाभ है। पहला पॉइंट समझेंगे ध्यान से, आखिर कायिक जनन करने से क्या फ़ायदा। पहला फ़ायदा ये है कि कम समय में हमें एक पौधा तैयार मिल जाएगा। इतनी बड़ी डाल काटेंगे तो अब कुछ दिन के बाद ही तो उसमें फल लग जाएंगे, वरना अगर शुरू से उसका बीज लगाते तो इतना बड़ा पौधा होता, इतना बड़ा होने में टाइम लगता। तो कम समय में हम उस पौधे से फल प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। दूसरी चीज़, अवांछित मतलब वे पौधे, है ना, वे पौधे जो भाई ढंग के नहीं, जिनका विकास नहीं हो रहा है, उनको हम अच्छी जगह ले जाके काट के, भाई अब एक तो पेड़ ढंग का जगह गड़बड़ जगह लग गया है तो वहाँ से डाल काट के उसकी बढ़िया जगह ले जाएंगे जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ लेके जाएंगे ताकि आसानी से क्या हो सके, उसका विकास हो सके। ठीक है, वे पौधे जिनमें फल बहुत लेट लगते हैं, बहुत देरी से लगते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी विधि की जाती है, उनमें कायिक जनन किया जाता है ताकि आसान, भाई अब 5 साल के बाद फल लगता है, मतलब कोई पेड़ लगाएं तो 10 साल के बाद वो फल लगता है उस पर, तो ऐसा काम कर दिया जाए कि भाई कम से कम समय में उसमें फल लग जाए। जैसे अंगूर, अनानास कुछ बहुत लेट होते हैं, वो बड़ा होने में उनको बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, कायिक जनन द्वारा, वो भी है ना। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, नॉर्मली अपने से होने दिया जाए, बीज से ले जाके लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मांग देख रहे हैं ना, किसी चीज़ की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मार्केट में अंगूर की मांग ज़्यादा होगी तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। अभी अगर किसान हैं हम तो हम चाहेंगे, अगर हमारे पास टमाटर देख रहे हैं, मार्केट में टमाटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो टमाटर को पूर्ति करने के लिए हम हाइब्रिड वाला लगाते हैं टमाटर, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, मार्केट में उतार सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अब समझेंगे अगला पॉइंट, ठीक है, पुष्पी पादप कैसे जनन करते हैं, पुष्पी पादप। ठीक है, विस्तार से समझेंगे इस पॉइंट को, लेकिन थोड़ा जल्दी समझेंगे हम। ठीक है, देखो पुष्प की बात करें तो उन्हीं पौधों में जिनमें फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, उन्हीं में फल लग सकते हैं, है ना। कैसे करते हैं पौधे जनन, पुष्पी पादप। पुष्प की संरचना, फिगर याद रखना, फिगर जरूर याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे छोटा बनाते हैं क्योंकि हमें, ठीक है, देखो क्या होता है, ये हो गया आपका वर्तिकाग्र, ये हो गया वर्तिका, ठीक है, और ये नीचे हो गया आपका अंडाशय। ठीक, ये हो गया तंतुक, ये हो गया परागकोश, ये हो गया तंतुक, ये हो गया परागकोश, ये हो गया बाह्यदल, ये हो गया बाह्यदल। ठीक है, बाह्यदल की संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। ये हो गया पुष्पासन, ये हो गया वृंत। पुष्प कैसे जनन करते हैं, पुष्प कैसे जनन करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं पॉइंट को। अब देखो पुष्प कैसे जनन करते हैं, तो
ये है पुष्प का नर भाग कौन कौन सा होता है? पुष्प देखिए, अगर यहाँ पूछा जाएगा सामान्यतः पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग। जरूर नाम याद रखना। हम लोग बहुत सारे कई चीज़ें हम देख लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। कामन क्या क्या होता है, वो नर में भी पाया जाता है, मादा में। बाह्य दल, दल पुंज, चाहे नर हो चाहे मादा, दोनों में पाया जाएगा। बाह्य दल, दल पुंज दोनों में पाया जाएगा। लेकिन अलग क्या होता है, जायांग और पुमंग। पुष्प के 4 भाग होते हैं, जायांग, पुमंग, ठीक है, बाह्य दल और दल पुंज। अगर नर है, कैसे नर बनेगा, कैसे मादा, है ना, कौन सा नर भाग है, तो देखो यहां से लेके ये वाला भाग, नर भाग की बात करें तो नर में कौन कौन सा आता है, तंतुक आता है, और कौन आता है, परागकोश या परागकण आता है, परागकोश। परागकोश और तंतुक नर भाग होता है, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अंडाशय कौन सा भाग है भैया, मादा भाग है। नर भाग कौन सा, परागकोश और तंतुक है। मादा भाग कौन है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है। जबकि बाह्य दल और यहाँ जो पंखुड़ी लगती है जिसे दलपुंज के नाम से जाना जाता है, वो दलपुंज क्या होता है, वो सभी में कामन, पुष्पासन कामन, ठीक है, और ये वृंत कामन, सब में। जनन कैसे करते हैं पुष्प, तो देखो इसके इस परागकोश के अंदर, ठीक है, इस परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, परागकण। क्या पाया जाता है, परागकण। यही नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, यही आगे चल के नर युग्मक बनाता है। तो यही परागकण उड़ के यहाँ तक जाता है। कैसे उड़ के जाता है, अब आगे पढ़ेंगे, परागण के द्वारा। कैसे जाता है, परागण के द्वारा, ठीक है। तो यही क्या, यही परागकण उड़ के यहाँ वर्तिकाग्र तक जाता है। अंकुरित तो होकर कहाँ चला जाता है, अंडाशय में चला जाता है, जहाँ ये अंडाणु से मिलता है और निषेचित होकर किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। और फल आगे चल के क्या बनता है, बीज बनता है। समझ गए। इसे बहुत विस्तार से पढ़ना है तो आप उस वीडियो में जाके, जब आपको पुष्पी पादप पढ़ा गया होगा, पुष्पी पादप में जनन, वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये थोड़ा सा पॉइंट क्रिटिकल बनाता है। पुमंग क्या होता है, जायांग क्या होता है। तो जब देखो पुमंग जो है वो नर भाग होता है, जायांग क्या होता है, मादा भाग होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल, मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ। तो देखो कोई पुष्प है भैया, पहले हम नर समझ रहे हैं। कोई पुष्प है जिसमें क्या पाए, देखिए पुष्प का भाग कौन कौन सा होता है, परागकोश, है ना, परागकोश होता है, और क्या होता है, तंतुक होता है। परागकोश और तंतुक होता है। तो जब किसी पुष्प के अंदर एक ठो परागकोश होगा और एक क्या होगा, तंतुक होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे, पुंकेसर। एक परागकोश एक तंतुक, क्या बोलेंगे, पुंकेसर। और बहुत सारे पुंकेसर पाए जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पुमंग। क्या बोलेंगे, पुमंग। मतलब किसी फूल के अंदर बहुत सारे परागकोश पाए जाएं, बहुत सारे तंतुक पाए जाएं, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर। एक परागकोश और एक तंतुक पाया जाए तो वो पुंकेसर। और बहुत ज़्यादा पुंकेसर, मतलब बहुत ज़्यादा पुंकेसर का मतलब बहुत ज़्यादा परागकोश होगा, बहुत ज़्यादा तंतुक होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। जब एक पुंकेसर के अंदर एक परागकोश एक तंतुक, तो बहुत सारे पुंकेसर के अंदर बहुत सारे परागकोश बहुत सारे तंतुक, तो बहुत सारे पुंकेसर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पुमंग का निर्माण करते हैं। यही चीज़ अगर मादा की बात कर दे, है ना, तो मादा में जायांग कैसे बनता है, तो जायांग कैसे बनता है हम जानते हैं, ये वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय। अब देखो किसी पुष्प के अंदर एक वर्तिका और एक वर्तिकाग्र और एक अंडाशय पाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्त्री केसर। क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। और जब यही स्त्री केसर की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, जब बहुत ज़्यादा स्त्री केसर यानी कि बहुत ज़्यादा वर्तिका किसी पुष्प में पाया जाए, वर्तिका पाया जाएगा तो वर्तिकाग्र भी पाया जाएगा, अंडाशय भी पाया जाएगा। जब किसी पुष्प के अंदर एक वर्तिका एक वर्तिकाग्र एक अंडाशय पाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे स्त्री केसर। और बहुत सारे स्त्री केसर हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं जायांग। पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है, जायांग। नर भाग कौन सा होता है, पुमंग। ठीक है। बात करेंगे आगे हम परागण क्या होता है। तो परागण बहुत आसान होता है। परागण का मतलब इसी परागकोश से परागकण का कहाँ तक जाना, वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये कितने तरीके से जाता है, 3 तरीके से जाता है। ठीक है।
जल द्वारा जाता है, जीव द्वारा जाता है, वायु द्वारा जाता है। मतलब परागकण यहाँ से या तो किसी जीव के द्वारा, कोई जीव यहाँ बैठा उसके पैर में लग गया, या हमने टच किया, और हम बाग वगैरह में छूते किसी फूल को जाते कि नहीं जाते, तो परागकण यहाँ से हाथ में लग जाता है तो वर्तिकाग्र तक पहुँचा जा सकता है। इसे विस्तार से आप वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल तो किसके द्वारा? जल द्वारा, वायु द्वारा और जीव द्वारा परागण होता है। परागण किसे कहेंगे? तो परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। जब कोई जीव, जब किसी पुष्प का परागकोश परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो वह स्वपरागण। जब किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प पर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? परपरागण। परपरागण तीन तरीके से हो जाता है। एक होता है किसके द्वारा? जल द्वारा, वायु द्वारा और जीव द्वारा। जब दूसरे द्वारा होगा तो परपरागण, और तीन ही तरीके से हो सकता है, चाहे तो जल द्वारा होगा, चाहे तो जीव द्वारा, चाहे तो वायु द्वारा। आगे समझेंगे बेटा निषेचन के बारे में। निषेचन क्या होता है? निषेचन का मीन होता है कि दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिलना, नर का मादा का, दोनों का युग्मक आपस में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना, आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ये था आपका पहला पार्ट। दूसरे में हम मनुष्य का पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, समझ रहे? मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।